हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूज। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज़ में आज ये थर्ड लेक्चर है और इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हम 20 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट्स के अंदर अगले 10 PYQ को डिस्कस किया जाए। तो चैप्टर चल रहा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल एट ऑप्शंस है माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, चलेजा, हाइलम। अब आपने ये ओव्यूल का डायग्राम तो पढ़ा होगा अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से समझा है तो। और थोड़ा सा हम यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं। तो ये ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, मतलब ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। और कैसे कनेक्टेड है? एक प्लेसेंटा से। और किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू यानी कि फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है। फ्यूनिकल समझ में आ गया। अब जहाँ पर इस ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में फ्यूजन हो रही है उस पॉइंट ऑफ फ्यूजन को, उस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। यही था हमारा क्वेश्चन। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट हाइलम। उसके अलावा आपने ये पढ़ना है कि देखो अंदर की तरफ एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के बाहर कुछ सेल्स हैं यानी टिश्यू है जिसको हम न्यूसेलस बोल रहे हैं। न्यूसेलस को कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कवर कर रही है और वो क्या है? इंटेग्यूमेंट, अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट और बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट। इस न्यूसेलस को ये इंटेग्यूमेंट कवर कर रही है एक्सेप्ट फॉर अ रीजन, और उस रीजन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर रीजन, और उससे जो अपोजिट रीजन होगा उसको हम बोलेंगे चलेजल एंड। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद है इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, इनमें कॉमन क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में कॉमन क्या है? तो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब अगर मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन की बात करें, बेसिकली माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन की बात करें। और मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब इवेंचुअली जब जिससे ओवम की फॉर्मेशन हो रही है। और दोनों में ही कॉमन क्या है कि यहाँ पर मियोसिस होती है, यानी इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो बी होगा। एनसीईआरटी में देख लेते हैं, देखो लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन होगी। किसमें? जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उनमें मियोटिक डिवीजन होगी और फिर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड और इवेंचुअली माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन। इसी तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस में भी आप देख सकते हो कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड है हमारे पास फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूक्लियर एम्ब्रियो, एल्यूरोन सेल, साइनर्जिड्स या जनरेटिव सेल। अब इसके लिए आपने ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊपर के जो 3 सेल्स हैं उनको हम एंटीबोडल्स बोल रहे हैं जो चलेजल एंड पे है, और जो माइक्रोपाइलर एंड पर सबसे पहले तो क्या है? एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या है? एग अपरेटस में 2 साइनर्जिड हैं और एक एग सेल है। बीच वाली सेल को हम क्या बोल रहे हैं? पोलर न्यूक्लियाई, जिसके बीच वाली सेल को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल सेल, जिसके अंदर क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। तो जब आप ये एग अपरेटस को देखोगे जहाँ पर 2 साइनर्जिड्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ आपको कुछ सेलुलर थिकनिंग्स मिलेंगी। इन थिकनिंग्स को हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, फिलीफॉर्म अपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, यहाँ आंसर आ जाएगा साइनर्जिड्स। अब ये भी याद रखना कि इस फिलीफॉर्म अपरेटस का क्या काम है। तो ये क्या करते हैं? ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, वो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कि क्या इनकरेक्ट है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। अब देखो आपने मेरा कल का लेक्चर देखा हो तो उसमें तो 2 जगह पर PYQ में इसका जिक्र किया गया है कि जो भी फ्लावर्स बीज और फ्लाइज से पोलिनेट होते हैं उनमें से गंदी स्मेल आती है, यानी फॉल ऑर्डर आता है। तो ये तो हमारा जो ऑप्शन है करेक्ट है, पर हमें नोट करेक्ट बताना है। और यहाँ से आपको ये भी पता लग रहा होगा कि हर साल कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इवन जो इस क्वेश्चन में MCQ है, क्या पता वो कल को जाकर क्वेश्चन बन जाए। जो कोई क्वेश्चन है क्या पता वो कल को किसी ऑप्शन में यूज हो जाए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप PYQ की इन डेप्थ एनालिसिस करो। तो चलिए हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। हनी इज मेड बाय बी बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। अब देखो हमने ऐसा कुछ NCERT में मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ा, तो अभी के लिए इस ऑप्शन को हम छोड़ते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप। बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ है NCERT में पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रीसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत सारे लोग पोलन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में, है ना, और मार्केट में ये अवेलेबल भी है। और जो एथलीट्स वगैरह हैं या रेस हॉर्सेस हैं उनको ये खिलाया जाता है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए।
तो ये भी हमारा करेक्ट है। उसके बाद क्या है, अगला ऑप्शन हमें दिया हुआ है पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स को सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस इन सम पीपल। कुछ प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनकी वजह से एलर्जीज हो सकती हैं, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स सच एज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कौन कौन सी पोलन ग्रेन्स हैं जिससे एलर्जीज देखी जाती है। नॉर्मली पार्थेनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ये इंडिया में गलती से आ गया था जब वीट इम्पोर्ट हो रहा था तो उसके साथ आ चुका था। ठीक है, तो अब देखो हमें ये नहीं पता कि क्या गलत था, पर हमें ये तो पता है ना क्या सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट तो सही है, तो गलत क्या है? ये स्टेटमेंट नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर। अब देखो 2015 में ये क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि पोलन टैबलेट्स हमें मार्केट में मिलती हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म में, है ना। पोलन ग्रेन्स मिलते हैं टैबलेट और सिरप की फॉर्म में। और 2014 में, एक साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलन टैबलेट किन फॉर्म में मिलती है, तो ये सप्लीमेंटिंग फूड के तौर पर मिलती है। तो ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है ये पैराग्राफ। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज टू। देखो 2014 में पूछा हुआ है फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन बता दो। और उसके बाद उसके अगले ही साल 2015 में क्या पूछा गया था कि फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ मिलता है। तो अभी हमने पढ़ा ना साइनर्जिड्स में सेलुलर थिकनिंग को हम फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं, और वो क्या करवा रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं पोलन ट्यूब की एंट्री को। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स। देखो अब जिसने मेरे पिछले 2 लेक्चर देखे हैं उसको पता होगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितनी बार जिटनोगैमी का जिक्र हुआ है, कभी क्वेश्चन की फॉर्म में, कभी ऑप्शंस की फॉर्म में। तो यहाँ पर जिटनोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है पर फ्लावर हमारे पास क्या है, अलग है। तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसीलिए यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट है, पर जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर करेक्ट आंसर देखते हैं। जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। अनदर प्लांट तो नहीं है, यहाँ पर हमने पढ़ा सेम प्लांट होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट। सेकंड पढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय अ पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बिल्कुल ठीक है सेकंड। इसके अलावा भी बाकी ऑप्शंस आप पढ़कर देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर, ये तो ऑटोगैमी है। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, ये भी गलत है। सबसे एक्यूरेट हमारे पास क्या है, सेकंड ऑप्शन है। फिर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहले लिखा है टैपेटम नरिशेज द डेवलपिंग पोलन। अब यहाँ पर देखो मैंने लाइंस, आप सोच रहे होगे मैंने एनसीईआरटी की लाइंस क्यों ऐड नहीं की, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स में ये वाली लाइंस ऑलरेडी कवर हो चुकी है, हमें करेक्ट बताना। तो हम पहले भी टैपेटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि टैपेटम जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, और वो पोलन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करती है। तो ये तो ठीक ही है, पर हम गलत वाली स्टेटमेंट्स को भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें गलत क्या है। लिखा हुआ है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन इज कॉल्ड इंटाइन, गलत है। इंटाइन क्या है, इंटाइन तो इनर लेयर है, और किससे बनी हुई थी आपको याद होगा, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई थी। ऐसे ही एक्साइन क्या था अपने पास, पोलन ग्रेन के पास जो एक्साइन है वो आउटर लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। स्पोरोपोलिनिन क्या है, इस धरती पे मिलने वाला सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको कोई भी एसिड, अल्कली, केमिकल कुछ भी डिग्रेड नहीं कर सकता। फिर लिखा है स्पोरोजीनियस टिश्यूज इज हैप्लॉइड। ऊपर हमने पढ़ा स्पोरोजीनियस टिश्यूज में मियोसिस होती है। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, तो ये हैप्लॉइड कैसे हो सकते हैं। और इसी स्पोरोजीनियस टिश्यू से आगे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, पोलन ग्रेन बनती है, तो ये भी हमारे पास गलत है। एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स, अरे नहीं, देखो ये आपने डायग्राम एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम का ये डायग्राम है और इसमें दिखाया हुआ है कि 4 लेयर है, बाहर वाली आउट एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और सबसे अंदर वाली टैपेटम। तो टैपेटम तो नरिशमेंट प्रोवाइड करी थी और ये बाहर वाली प्रोटेक्शन और अंदर की डाइसेंस करवा रही है ना। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास गलत है। उसके बाद देखो एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमीज। अब देखो ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, इसमें कुछ फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं हमें। कुछ प्लांट स्पीसीज हैं जिसमें 2 टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं। एक तो चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है, जिसके
पास एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा हो, यानी जहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं, जो ओपन ही नहीं होते हैं, है ना, जो ओपन नहीं होते, यानी यहाँ स्टिग्मा और जो एंथर है वो एक दूसरे के बहुत पास पास है, वो कॉन्टेक्ट में है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस तो यहाँ है ही नहीं, यानी यहाँ क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस नहीं है। अब तो एनसीईआरटी में भी हम एनसीईआरटी वालों ने भी हमसे ही पूछा कि क्या ये एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है, आप बताओ। अब यहाँ तो एडवांटेज पूछे हुए हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसका एडवांटेज तो ये है कि पोलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, अ शॉर्ट सीड सेट है, मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन हो रही है, पोलिनेटर्स का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज भी है, लगातार सेल्फ पोलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, या फिर आप ये कह सकते हो लगातार सेल्फ पोलिनेशन की वजह से वेरिएशंस नहीं होंगी, और वेरिएशंस इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ हमें डिसएडवांटेज नहीं पूछा, एडवांटेज पूछा हुआ है। तो एडवांटेज क्या है, क्या विवीपैरी इसका एडवांटेज है? नहीं। हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वो तो इसका एडवांटेज है ही नहीं। हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब होगी, जब क्रॉस पोलिनेशन होगा। मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, ये भी सही नहीं लग रहा। नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स, ये ऑप्शन सबसे करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। अब किसी ने कल वाला लेक्चर देखा हो तो उसे पता होगा 2016 में या पता नहीं 15 में, आई थिंक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू, और ऑप्शन में दे रखा था मेगास्पोरेंजियम। यहाँ दिया हुआ है मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, तो ये क्या है, ओव्यूल। कहा था ना कि क्वेश्चन के ऑप्शन बन सकते हैं और ऑप्शन के क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज द रीज़न पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये आप जितने भी फालतू की मॉड्यूल्स पढ़ रहे हो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, जितने भी 10-10 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो, एनसीईआरटी की इन डेप्थ रीडिंग करो और पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, इवन मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो ही लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अगले 10 पीवाईक्यू की बात करेंगे। थैंक यू।